तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री में जो है क्लास 10 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने पिछला जो लेक्चर कंप्लीट किया है या पिछला जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो यूरोप में राष्ट्रवाद हमने कंप्लीट किया था। आज हम हिस्ट्री का एक और चैप्टर लेके आए हैं जो कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस वाले चैप्टर में हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे कि भाई भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक्चुअल में हुआ तो हुआ कैसे था। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या आपका कोई मित्र या आपका कोई भाई बहन अगर क्लास 10 का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो पहले हम देखिए, जैसा कि मेरा बेसिक रूल है, मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं पहले कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट में अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, ज्यादा इधर उधर की बात हम लोग करेंगे नहीं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को आगे कैरी करेंगे। पहला कि सब इसमें हम भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे तो पहले तो ये जान लेते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, वह भावना जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व व निष्ठा महसूस करते हैं, ऐसी भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। मतलब अगर आपको किसी भी राष्ट्र के प्रति प्रेम है, किसी भी राष्ट्र के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, आप उसके लिए निष्ठावान हैं, अगर आपके अंदर किसी भी देश को लेके ऐसी भावना अगर आती है तो मतलब आप उस देश के प्रति क्या है? आप उस देश के लिए राष्ट्रवादी हैं। क्या है? राष्ट्रवादी। जैसे मैं भारत में रहने वाला व्यक्ति हूँ, भारत के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे महसूस होता है, कुछ भी अच्छा होता है तब भी मुझे महसूस होता है। मतलब किसी भी देश में अगर कोई भी घटनाएं घट रही हैं, अगर उनके बारे में आपको कुछ फील हो रहा है, दैट मीन्स आप उस देश को जो है, आप उस देश में क्या है? राष्ट्रवाद की भावना को रखते हैं। तो राष्ट्रवाद जो वह भावना जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और निष्ठा को महसूस करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। दूसरा आता है उपनिवेशवाद। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उपनिवेशवाद, जिसको इंग्लिश में कॉलोनियल बोला जाता है। कॉलोनियल। तो आपसे अगर कोई पूछे कॉलोनियल रूल क्या होता है या उपनिवेशवाद क्या होता है तो हमेशा एक बात याद रखें। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर देश के परसेप्शन में बात नहीं करेंगे। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि सब कोई एक देश है ना जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपने से कमजोर देशों पे अगर कब्जा कर लेता है और वहाँ के जो संसाधन है उनका दोहन करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? उपनिवेशवाद बोलेंगे। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में हमने लिख रखा है, जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर वहाँ के संसाधनों का दोहन करे तो अर्थात शोषण करे तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उपनिवेशवाद या कॉलोनियल रूल बोल सकते हैं। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में कौन यहाँ पे आया जिसने यहाँ के संसाधनों का दोहन किया? तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स के साथ साथ और भी लोग आए, फ्रांस के लोग आए थे, ठीक है, पुर्तगाल के लोग आए थे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा संसाधनों का दोहन जो है वो किसी के द्वारा किया गया था, तो वो कौन थे? ब्रिटेन के लोग थे। उसके बाद बात आती है गांधी युग। गांधी युग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1920 से लेकर आजादी तक का जो टाइम पीरियड, मतलब जब तो गांधी जी जीवित थे तब तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इसमें गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। हम उन सभी आंदोलनों को एक एक करके देखेंगे बड़ा ही तालीमता के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद बात आती है बहिष्कार। बहिष्कार क्या होता है? कई बार आपने सुना भाई भारत ने जो है चीन की चीजों का बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? बहिष्कार का सब मतलब होता है किसी वस्तु का जानबूझकर प्रयोग ना करना और दूसरों को सॉरी किसी भी वस्तु का जानबूझकर प्रयोग ना करना और दूसरों को भी ना करने देना। मतलब भाई हमें पता है ये चीज इनकी है और जानबूझकर अगर हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं और दूसरों को भी मना कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होता है? हम उस चीज का क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। आगे हम बहिष्कार कई बार जब आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें बहुत सी चीजों का बहिष्कार किया गया था। मतलब खुद भी लोगों ने जानबूझकर इस्तेमाल नहीं की और लोगों उससे भी ये कहा गया कि भाई आप लोग भी इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद एक शब्द आएगा आपका गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने क्लास 9 किया चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो हमने ये देखा था कि सब यूरोप के लोग क्या कर रहे थे कि अफ्रीका और भारत से
लोगों को दूसरे देशों में ले जाते थे। दूसरे देशों में ले जाने का मतलब कि साहब उनको भारत से ले जाया जाता था, उनको लालच दिया जाता था, भाई आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छा भोजन देंगे, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था देंगे। और फिर जैसे वो दूसरे देश में पहुंच जाते तो उनसे खेती का काम कराया जाता था, ऐसी विषम परिस्थितियों में, ताकि वहां पे और कोई ना कर पाए, ऐसी परिस्थितियों में उनसे काम कराया जाता था। उनका वेतन भी रोका जाता था और साथ में उनके साथ बहुत ही भद्दा या बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे मजदूरों को क्या कहा जाता था उस समय? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया दैट मीन्स मीनिंग होता है कि वही एक, कह सकते हो आप, एक एग्रीमेंट। गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को जो है दूसरे देशों में खेती के लिए ले जाया जाता था। डेफिनेशन क्या बनेगी? वे भारतीय मजदूर जिन्हें अंग्रेज जबरदस्ती या लालच देकर दूसरे देशों में कृषि कार्य हेतु ले जाते थे। मतलब खेती के काम को कराने के लिए भारत से लोगों को दूसरे देशों में ले जाते थे, तो ऐसे मजदूरों को क्या कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर। उसके बाद एक शब्द का बार बार जिक्र आएगा, पिकेटिंग। किस शब्द का जिक्र आएगा? पिकेटिंग। तो पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लो मेरी दुकान है और आप ना मेरी दुकान के सामने आए और मेरी चीजों का बहिष्कार करने लगे, मना करने लगे, भाई ये नहीं होना चाहिए। और जो कोई मेरी दुकान पे आ भी रहा है कस्टमर, आप उसको रास्ते में रोक के और उसको समझा रहे हो कि भाई यहाँ से कोई भी चीज नहीं लेनी है, ये ऐसे ऐसे जो भी है। तो कहने का मतलब, ना तो किसी भी दुकान के सामने शांतिपूर्ण तरीके से खुद भी उनकी उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करना और साथ में लोगों से भी उस दुकान की वस्तुओं को इस्तेमाल ना करने के बारे में कहना ही क्या कहलाता है? पिकेटिंग। क्योंकि बार बार जिक्र आएगा, तो ये मैंने 5-7 डेफिनेशंस लिख रखी थी जो इस चैप्टर में बार बार जिक्र आएगा इनका। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब राष्ट्रवाद क्या होता है, या भाई पिकेटिंग क्या होता है, या भाई आपका उपनिवेशवाद क्या होता है। तो इन सभी चीजों का आगे इस चैप्टर में जिक्र आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार में बता देते हैं, तो आगे मुझे चैप्टर में जो है बार बार इन चीजों का जिक्र करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पिकेटिंग में आपको यही याद रखना है, किसी दुकान के बाहर खड़े होकर लोगों से उस दुकान की वस्तु को इस्तेमाल ना करने के लिए कहना ही क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। क्योंकि बार बार हम जब आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे तो दुकानों की पिकेटिंग का जिक्र आएगा। अब ये तो बात थी इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद चैप्टर कहाँ से शुरू होता है साहब? चैप्टर शुरू होता है आपका प्रथम विश्व युद्ध से। कि जब जैसे ही आप चैप्टर में एंट्री करेंगे ना, तो वैसे ही आपको बताया जाएगा साहब प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था, कौन कौन से देश इसमें लड़े थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में जो है होता है, जब हम थर्ड चैप्टर में होता है, जब हम हिटलर के बारे में देखते हैं। तो हिटलर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साहब हमको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी जाती है। वहां पे थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करें। डिटेल में बात करने का मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कब से कब तक के टाइम पीरियड में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाती है तो 1914 से लेकर 1918 तक जो है आपका 4 साल तक कौन सा युद्ध चलता है? प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। और कितने देशों के बीच में लड़ा जाता है? 2 देशों। भाई लड़ाई हमेशा जब भी होगी ना, झगड़ा युद्ध, तो वो कितने लोगों के बीच में हो? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अकेले थोड़ी ना आप अपने आप से युद्ध लड़ लोगे। तो युद्ध लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए। तो एक तरफ कौन थे? मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ कौन थे? केंद्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और केंद्र राष्ट्र 2 अलग अलग शक्तियों में बंटवारा हुआ कि ये दोनों लोग आपस में लड़े। बात आती है मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, और बाद में इसमें कौन एंटर किया? अमेरिका। बाद में कौन एंटर किया? अमेरिका। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। और केंद्र राष्ट्र की बात की जाती है तो केंद्र राष्ट्र में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और हंगरी और तुर्की था। कौन सा देश था? तुर्की। तो एक तो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। ये 4 देश जो है वो किधर से लड़े थे? आपके केंद्र राष्ट्रों की ओर से। तो इनमें से आपको मेनली सबकी जो है क्या पता होनी चाहिए? कैपिटल पता होनी चाहिए। हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बात देख लीजिए। देखिए, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? आपकी लंदन है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की कैपिटल क्या है? आपकी फ्रांस की पेरिस है, ठीक है। रूस की क्या है? रूस की मॉस्को है। और अमेरिका की आपको पता ही है क्या है? अमेरिका की है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी याद रखेंगे आप। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन, फ्रांस की क्या है? पेरिस, रूस की मॉस्को, और अमेरिका की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जर्मनी की बात की जाती है तो जर्मनी की कौन सी है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। हमने पढ़ा है क्लास 9 में वियना के बारे में। हंगरी की है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है। और तुर्की की क्या है? तुर्की की है तुर्की की है, एक मिनट, तुर्की की कैपिटल, चलिए इसको मैं देख लूंगा एक बार, मुझे तुर्की की है इस्तांबुल। तुर्की की क्या है? इस्तांबुल,
ठीक है। तो तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल, इस तरीके से ये सारी कैपिटल आप याद रखेंगे। अब बात आती है साहब, ये युद्ध हो गया, मान लो आपसे कोई पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो आप क्या बताएंगे साहब? देखिए प्रथम विश्व युद्ध ना 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। किन किन के बीच में हुआ साहब? दो लोगों के बीच में हुआ, मित्र शक्तियों के बीच में और केंद्र शक्तियों के बीच में। आपसे कोई पूछे मित्र शक्ति में कौन कौन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में कौन एंटर किया? अमेरिका। अब आपसे कोई पूछे केंद्र शक्तियों के बारे में, तो केंद्र में कौन कौन था? केंद्र में आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, और कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और चौथा राष्ट्र कौन सा था? तुर्की। ये चारों 8 देशों ने मिलकर जो है प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा था। कि जब ये युद्ध शुरू हुआ ना, तो लोगों को ये लग रहा था कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत लंबा टाइम पीरियड तक चला ये। तो जब कोई युद्ध लंबे समय तक, कोई लड़ाई झगड़ा चलता, तो आपने क्या देखा होगा कि जब कोई लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक चलता, तो किसका आर्थिक और सामाजिक स्थिति पे बड़ा ही परिवर्तन आता है। भाई युद्ध होगा तो गोला बारूद इस्तेमाल होगा, गोला बारूद को खरीदने के लिए लगता है पैसा। जब ये युद्ध चला, तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो 1918 के बाद ना कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए कि भाई जो जो युद्ध में भाग ले रहे थे देश, जो प्रथम विश्व युद्ध में जिन जिन देशों ने भाग लिया, हालांकि जर्मनी के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कैसे जर्मनी पे इस युद्ध का इम्पैक्ट पड़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग जब सेकंड से थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आपको पूरा एकदम इलेबोरेट करके बताएंगे 9th के बच्चों को, तो उनकी ये चीजें जो है वो डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा? भाई लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत दिन तक, 2 4 6 दिन 8 दिन 10 दिन तो चलेगा युद्ध, उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध जब लंबा चल गया ना, तो युद्ध के लंबे चलने से क्या हुआ कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले। अब युद्ध समाप्ति के बाद ना जितने भी देश थे, उन सभी देशों ने अपना अपना रक्षा बजट बढ़ाया। तो जब उन्होंने रक्षा बजट बढ़ाया ना, तो उसके लिए चाहिए था पैसा। तो उन्होंने पैसा के लिए क्या किया? देखिएगा ब्रिटेन ने क्या किया। भाई हमारे देश पे किसका इम्पैक्ट है? ब्रिटेन का था। तो हम किसकी बात करेंगे? ब्रिटेन का। और हमको और किसी देश से कोई लेना नहीं। भाई ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया। कहाँ पे? वहां अपने यूरोप में। उन्होंने वहां पे अपनी सेना का रक्षा बजट बढ़ाया, और जिसके लिए चाहिए था पैसा। अब पैसे के लिए वो किन पे डिपेंडेंट थे? जहां जहां उनका कब्जा था, मतलब जहां जहां पे वो उपनिवेशवाद की स्थिति में थे, क्योंकि वो पावरफुल थे, तो उन्होंने अपने से कमजोर देशों पे क्या कर रखा था? कब्जा। जहां जहां वो कॉलोनियल आपका राज चल रहा था, वहां पे उन्होंने क्या किया कि अपना रक्षा बजट बढ़ाया, और जिससे धन आपूर्ति के लिए अधीन देशों से अत्यधिक टैक्स वसूला। भाई जहां जहां पे इनका शासन था ना, इन्होंने वहां पे क्या किया? वहां पे और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए। अब जब टैक्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है चीजें महंगी होंगी, और चीजें महंगी होंगी तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरा, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुएं, जितनी भी खाने पीने की चीजें थी ना, आवश्यक वस्तुएं जितनी भी खाने पीने की चीजें थी, उनके दाम बढ़ गए। दाम मतलब आप समझ लो भारत जैसे देशों में उस समय चीजों के प्राइस में डबल प्राइस में आने लगी। मतलब जो चीज पहले 1 रुपए की थी, उनका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। तो इनसे क्या हुआ कि भाई अब पैसे वाले जो लोग थे वो तो आराम से खरीद रहे थे, अब जिनके पास पैसा ही नहीं था वो लोग क्या करेंगे? सब वो लोग चीजों को नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भुखमरी के हालात जो है वो भारत में हो गए थे। 2 कारण, एक तो टैक्स बढ़ गया था, दूसरा क्या हुआ कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही थी। ध्यान रखना, देखो इसको कनेक्ट कहां से करना है? फ्रांसीसी क्रांति से। भाई यही सब कारण तो थे फ्रांस में, तो वैसे ही भारत में भी स्थिति। उसके बाद गांव में जबरन सिपाही की भर्ती की जाने लगी। भाई युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में लड़ने के लिए भारत से लोगों को जबरदस्ती, उन्हें चलिए सेना में, ब्रिटिश सेना में आपको जाना है, और आपको यहाँ से हम युद्ध लड़ने के लिए जाना है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। उसके बाद क्या होता है? इसी समय देश में प्लेग और फ्लू जैसी महामारी फैल गई। भाई देश के कुछ हिस्सों में ना प्लेग फैल गया। प्लेग किससे फैलता है आपका? प्लेग फैलता है चूहों से। तो भारत के कुछ इलाकों में तो प्लेग फैल गया, और कुछ हिस्सों में फ्लू फैल गया। प्लेग और फ्लू की वजह से क्या हुआ? बहुत से लोग मारे गए। अब जो जिससे उम्मीद थी वो खुद हमसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, तो लोग और नाराज हो गए। इसी समय भारत के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति पड़ी। तो हम इन सब चीजों को जो है 1 बाय 1 करके देखेंगे कि भाई 4 कारण। एक तो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ का रक्षा बजट बढ़ाया, जिसकी वजह से भारत में टैक्स के तहत जो है लोगों से ज्यादा पैसा वसूला गया। दूसरा कारण क्या था कि साहब, दूसरा कारण था कि भारत में जो आवश्यक खाने पीने की चीजें थी ना, वस्तुएं, उनकी प्राइस बढ़ गए थे, डबल हो गए थे। उसके बाद तीसरा कारण कि गांव में लोगों को जबरदस्ती सिपाही के तौर पे भर्ती किया जाने लगा, और उनको विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। उसके बाद देश में इसी टाइम पीरियड में प्लेग और फ्लू जैसी बीमारियां फैलने लगी।
और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब जब ये सारे काम हो गए थे ना, तो लोग जब युद्ध समाप्ति की और अपना जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे अभी युद्ध समाप्त होगा और हमारी स्थितियां जो है अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो लोगों ने परेशान होके, जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तब उन्होंने जो है आंदोलन करना स्टार्ट किया। अगर सही मायने में कहा जाए ना, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई अंग्रेजों के लिए जो है अंग्रेज मजबूर हो गए थे, परेशान हो गए थे, नहीं भाई अंग्रेज कभी परेशान नहीं हुए थे। परेशान भारत के लोग हुए थे, तब जाके वो अंग्रेजों के विरोध में आए। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता ना तो शायद हमको आजादी और लेट मिलती, क्योंकि अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत से टैक्स ज्यादा नहीं वसूला जाता, चीजें वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ते, लोगों को जबरदस्ती युद्ध के लिए नहीं ले जाया जाता। तो ऐसी स्थिति, ऐसा सिनेरियो नहीं बनता कि हम लोगों को जो है आजादी मिल पाए। तो युद्धों की वजह से ही भारत आजाद हुआ। कैसे? हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने जान लिया, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जानेंगे और वहां से स्थितियां कैसे बदली। इन सब चीजों के बारे में हम आगे इस वीडियो में, इस सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो में रहे हैं तो ये नोट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट है इन नोट्स का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन टॉपिक्स से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।